ठीक है। अब हम शुरू करेंगे कि उत्तल लेंस द्वारा और अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब किस किस स्थिति में और कहाँ कहाँ बनते हैं। सही है। तो सबसे पहले उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। नंबर 1, जब वस्तु अनंत पर रखी हो। ठीक है, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, वस्तु अनंत पर रखी है, उत्तल लेंस। इसका ये प्रकाशिक केंद्र ऑप्टिकल सेंटर उत्तल लेंस का F1 F2। सही है। कल जैसे हम बताए थे ये प्रथम फोकस है और ये द्वितीय फोकस है। तो जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो अनंत से आने वाली किरणें समांतर होती हैं। तो अब दो समांतर किरणें ले लें। एक किरण ली हमने प्रकाशिक केंद्र से, एक किरण ले ली हमने फोकस से, तो समांतर हैं। या वो मालूम है कि प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण सीधी निकल जाएगी, बिना विचलित हुए सीधी निकल गई, और फोकस से जाने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ये दोनों किरणें और ये दोनों अपवर्तित किरणें यहाँ पे काट रही हैं। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? द्वितीय फोकस पर, द्वितीय फोकस पर। उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा और वास्तविक होगा। तो उत्तल लेंस से यदि वस्तु अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब द्वितीय फोकस पर, उल्टा और छोटा वास्तविक। दूसरा, जब वस्तु 2F1 से दूर हो, वस्तु 2F1 से दूर हो, देखिए F1 2F1 F2 2F2। वस्तु 2F1 से दूर है। यदि वस्तु 2F1 से दूर है, 2F1 से दूर हो गई, किरण समांतर, समांतर किरण फोकस से होके जाएगी। दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से ले लीजिए, ये दोनों किरणें यहाँ काटेंगी, यहाँ से ये लंब डाला, ये होना प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कामना F2 और 2F2 के बीच में। ये बिल्कुल आप देखिए बिल्कुल अवतल दर्पण की तरह है। ये कैसे? अवतल दर्पण में यदि वस्तु C से दूर होती थी तो प्रतिबिंब C और F के बीच में बनता था। यहाँ पर 2F2 से दूर है तो प्रतिबिंब बनेगा F2 और 2F2 के बीच में। अवतल दर्पण में भी वास्तविक बनता था, इसमें भी वास्तविक ही बनेगा। अंतर क्या है कि अवतल दर्पण में जो वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं वो दर्पण के आगे बनते हैं, और लेंस में जो वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं वो लेंस के पीछे यानी कि दूसरी ओर बनते हैं। सही है। तो लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बनेंगे लेंस के दूसरी ओर, यानी वस्तु के दूसरी ओर, लेंस के पीछे कह सकते हैं। और लेंस में आभासी प्रतिबिंब वस्तु की ओर बनेंगे। सही है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? F2 तथा 2F2 के बीच में, और उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा और वास्तविक बनेगा। तो उल्टा, छोटा और वास्तविक। क्लियर है। तीसरी कंडीशन देखिए अब आप। F1 2F1 F2
और 2f2। जब वस्तु 2f1 पर हो, वस्तु 2f1 पर हो, यदि वस्तु 2f1 पर है, एक किरण समांतर किरण फोकस से होकर जाएगी, दूसरी किरण प्रकाश किरण से ये सीधी इससे निकल जाएगी सीधे, और ये दोनों अपवर्तित किरणें यहां पर मिलेंगी, यानी कहां पर? 2f2 पर। तो प्रतिबिंब बनेगा 2f2 पर उल्टा समान आकार का और वास्तविक। जैसे आपने अवतल दर्पण में देखा है, यदि वस्तु C पर हो तो प्रतिबिंब C पर ही बनता है, वस्तु 2f1 पर है प्रतिबिंब 2f2 पर ही बनेगा, समान आकार का बनेगा और वास्तविक बनेगा और छोटा बनेगा, छोटा कह रहा हूं, समान आकार का। चौथा, जब वस्तु f1 तथा 2f1 के बीच में हो, f1 और 2f1 के बीच हो, f1 2f1 f2 2f2, तो वस्तु f1 और 2f1 के बीच में है, एक किरण समांतर किरण फोकस से, दूसरी प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से, यहां बनेगा प्रतिबिंब। जैसा आपने पढ़ा अवतल दर्पण में, यदि वस्तु f और c के बीच में हो तो प्रतिबिंब c से दूर बनता है, यहां पर f1 और 2f1 के बीच में है तो प्रतिबिंब 2f2 से दूर बनना है। सही है, तो कहां बनेगा? 2f2 से दूर उल्टा बड़ा और वास्तविक, उल्टा बड़ा और वास्तविक। देखिए अब यदि आप इन दोनों का देखें, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट, वस्तु 2f1 से दूर है तो प्रतिबिंब बनना है f2 और 2f2 के बीच में, और यदि वस्तु f1 और 2f1 के बीच में है तो प्रतिबिंब बनना है 2f2 से दूर, जस्ट अपोजिट है। बात सही है? हाँ कहिए। छोटा बनेगा या फिर बड़ा बनेगा? ये देखिए, हम यहां पर प्रैक्टिकल तो कर नहीं रहे हैं, मतलब अब कि हम करके दिखाएं कि देखिए वस्तु 2 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब 6 सेंटीमीटर बन रहा है। ये कंडीशन आपको याद रखनी होगी कि जब हम f1 और 2f1 के बीच में रखेंगे तो वस्तु का उल्टा बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ये प्रैक्टिकली करके देखेगा कि यहाँ पर बनते हैं, तो सीधे सीधे आपको रिजल्ट याद रखना है कि वस्तु यदि यहाँ होगी तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, बड़ा बनेगा और वास्तविक बनेगा। ये फिक्स है कि इसके बीच में होगी, f1 और 2f1 के बीच में होगा तो हमेशा बड़ा ही बनेगा। सही है, क्योंकि ये सब प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं आपको, तो बस सीधे सीधे पूरी जो मेहनत है उस पूरी मेहनत का निचोड़ आपको बता दिया कि भाई ऐसा होता है। सही है, ओके। अब देखिए अगला, अच्छा अगला देखिए अब, अगला है हमारा, देखिए इसमें 4 हो गए। अच्छा 5वां, जब वस्तु
F1 पर हो, वस्तु कहाँ हो, F1 पर। देखिए लेंस सही है, इसमें O, F1, F2, वस्तु कहाँ हो, F1 पर हो, वस्तु फोकस पर हो। यदि वस्तु फोकस पर है तो एक किरण समांतर किरण फोकस से जाएगी, दूसरी किरण प्रकाश के केंद्र से। ये दोनों किरणें एक दूसरे के समांतर होंगी और समांतर किरणें हमें अनंत पर मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो ये दोनों हैं तो वास्तविक किरणें, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। तो अनंत पर बहुत बड़ा उल्टा और वास्तविक। अब देखिए आप, वस्तु यदि अनंत पर थी तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। अब यहां वस्तु है फोकस पर तो प्रतिबिंब बन रहा है अनंत पर। 6th कंडीशन इसकी कि जब वस्तु लेंस तथा फोकस के बीच में हो, जब वस्तु लेंस और फोकस के बीच में हो। देखिए ये है लेंस F1 और F2, ठीक है। वस्तु लेंस और फोकस के बीच में है। वस्तु ले ली हमने, लेंस और फोकस के बीच में। समांतर किरण फोकस से होकर जाएगी, एक किरण प्रकाश के केंद्र से। अब इन दोनों किरणों के बीच की दूरी तो बढ़ती जाएगी, आगे की ओर देखिए बीच की दूरी बढ़ती आ रही है, तो इधर तो कहीं ये मिलेंगी नहीं, तो इनको पीछे की ओर बढ़ाएं हम, तो ये किरणें हमें यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो ये प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा वस्तु की ओर, सीधा बनेगा, बड़ा बनेगा और आभासी। तो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु की ओर, वस्तु की ओर बनेगा, सीधा बनेगा, बड़ा बनेगा और आभासी होगा। तो प्रतिबिंब वस्तु की ओर, सीधा, बड़ा और आभासी। तो ये 6 कंडीशन है। इन 6 कंडीशन में यदि आप गौर से देखें तो ये 5 कंडीशन तक तो प्रतिबिंब वास्तविक था। एक ही कंडीशन में केवल आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, जबकि वस्तु लेंस और फोकस के बीच में हो, बिल्कुल अवतल दर्पण की तरह। और ये जो आभासी प्रतिबिंब बन रहा है ये बड़ा बन रहा है, सीधा है और आभासी है, ठीक है। तो उत्तल लेंस में जो आभासी प्रतिबिंब बनता है वो सदैव बड़ा होगा, और जो वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं ये बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। ये निर्भर करता है कि वस्तु की स्थिति क्या है। अब इसके बाद बिल्कुल इसमें ये अवतल दर्पण की तरह ही है। अब आता है हमारा अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। कर दें साथ इसको। पहली स्थिति, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, यह अवतल लेंस है। F1 F2 प्रकाश केंद्र O। वस्तु अनंत पर है। यदि वस्तु अनंत पर है तो अनंत से आने वाली किरणें
समांतर होती हैं। तो दो समांतर किरणें लेंगे हम। एक किरण ले ली हमने फोकस की ओर और एक किरण ले ली प्रकाशिक केंद्र से। तो ये आपको मालूम है प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी और फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। एक किरण ये और एक किरण ये दोनों किरणें आगे तो कहीं मिलेंगी नहीं, पीछे की ओर बढ़ाएं यहां से इस पर। ठीक है। अब यह प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर, द्वितीय फोकस पर। किधर की ओर? वस्तु की ओर। तो वस्तु की ओर और द्वितीय फोकस पर सीधा, छोटा और आभासी। सीधा, छोटा और आभासी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब दूसरा है, जब वस्तु लेंस और अनंत के बीच रखी हो कहीं भी, जब वस्तु लेंस तथा अनंत के बीच रखी हो, जब वस्तु कहाँ रखी हो? लेंस तथा अनंत के बीच। देखिए F1 और F2 वस्तु लेंस और अनंत के बीच में कहीं भी आप मान लें इसको। ठीक है। एक किरण समांतर किरण, चूंकि ये तो फैला देगा, समांतर किरण हमें द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। समांतर किरण कहाँ से? फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। और दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली दूसरी किरण, प्रकाशिक केंद्र से आने वाली दूसरी किरण सीधे निकल जाएगी। ये देखिए इन दोनों के बीच की दूरी तो बढ़ती जा रही है, इन दोनों को पीछे की ओर बढ़ाएं तो यहाँ पर ही कट कर रही हैं। तो प्रतिबिंब बनेगा लेंस और फोकस के बीच में, सदैव लेंस और फोकस के बीच बनेगा। वस्तु आप यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, कहीं भी रख लें, तो वस्तु हमेशा, प्रतिबिंब हमेशा लेंस और फोकस के बीच। तो प्रतिबिंब लेंस तथा फोकस के बीच बनेगा, सीधा बनेगा, छोटा बनेगा और आभासी बनेगा। ये दो कंडीशन है केवल अवतल लेंस में। अब यदि आप देखें तो दोनों ही कंडीशन में सीधा छोटा आभासी और सीधा छोटा आभासी, अर्थात अवतल लेंस से सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है और वह सदैव वस्तु से छोटा बनता है और हमेशा लेंस और फोकस के बीच में बनता है। सही है। केवल एक कंडीशन में ही सरकते सरकते फोकस पर पहुंचता है जबकि वस्तु अनंत पर हो, अन्यथा सभी स्थितियों में लेंस और फोकस के ही बीच में बनेगा। तो इसे ये देखिएगा, हम आपसे कहते हैं कि 10 सेंटीमीटर लंबी वस्तु का किसी लेंस द्वारा 12 सेंटीमीटर लंबा आभासी प्रतिबिंब बनता है। वह लेंस होगा, तो वह लेंस कौन सा होगा? कौन सा होगा? इन्होंने कहा अवतल लेंस।
बिल्कुल गलत जवाब, बिल्कुल गलत जवाब। क्यों? क्योंकि वस्तु कितनी लंबी है और प्रतिबिंब कितना बड़ा बनना है? सही है। प्रतिबिंब बड़ा बनना है कि छोटा बनना है? बड़ा बनना है। सही है। और आभासी बनना है। तो बड़ा और आभासी, उत्तल अवतल लेंस में तो हमेशा छोटा और आभासी बनता है, अवतल लेंस में बड़ा तो कभी बनता ही नहीं है। तो अवतल तो होगा ही नहीं। हाँ बोलिए। उत्तल बनता है। उत्तल लेंस में बड़ा आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है। सही है। तो ये आभासी है और बड़ा है, तो लेंस कौन सा होगा? उत्तल लेंस। मान लिया ऑप्शन होगा, केवल क्वेश्चन इतना है और लिख दिया पहला उत्तल लेंस, अवतल लेंस। सही है। तीसरा अवतल या उत्तल, कोई भी। चौथा इनमें से कोई नहीं, तो सीधा हम लिखेंगे। अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व करके तो करने की जरूरत है ही नहीं, कुछ सॉल्व करेंगे। यदि याद है कि आभासी पर बड़ा और आभासी किस बनता है, छोटा और आभासी किस बनता है। सही है। अगला क्वेश्चन, इसकी 10 सेंटीमीटर लंबी वस्तु का किसी लेंस द्वारा 12 सेंटीमीटर लंबा आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? सही है। तो नहीं निकाल सकते हम इसमें, क्योंकि ना वस्तु की दूरी मालूम, ना प्रतिबिंब की दूरी मालूम, ना फोकस दूरी मालूम। निकालेंगे क्या? हम तो केवल ये बता सकते हैं कि वो लेंस कौन सा होगा। सही है। केवल ये बता सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। इसी में 10 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है, किसी लेंस द्वारा 10 सेंटीमीटर लंबा आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो वह लेंस होगा पहला अवतल, दूसरा उत्तल, अवतल या उत्तल कोई भी, और चौथा ये संभव नहीं है। क्या? कोई सा भी क्यों नहीं होगा? किसमें? तो आभासी तो बनता ही है, अवतल में भी आभासी बनता है और हाँ हाँ, या तो बड़ा बनेगा तो अवतल है, सॉरी बड़ा बनेगा तो उत्तल है, और छोटा बनेगा तो उत्तल, छोटा बनेगा तो अवतल है, और बड़ा बनेगा तो उत्तल है। बराबर आभासी प्रतिबिंब कभी भी किसी लेंस द्वारा समान आकार का नहीं बनता। अच्छा, दस सेंटीमीटर लंबी वस्तु है, किसी लेंस द्वारा 10 सेंटीमीटर लंबा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो वह लेंस होगा कौन सा? उत्तल होगा। उत्तल होगा। क्यों? क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब केवल उत्तल में ही बनते हैं, अवतल में तो वास्तविक की कोई बात ही नहीं है। सही है। अच्छा, तो ये बता दीजिए यहां पर वस्तु कहां रखी है? हम कहते हैं, सुनिएगा मैं आपको बता रहा हूं, 10 सेंटीमीटर लंबी वस्तु का किसी लेंस द्वारा 10 सेंटीमीटर लंबा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु की लेंस से दूरी होगी। मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, आप बताइएगा। पहला ऑप्शन F1 पर, दूसरा F1 तथा 2F1 के बीच, तीसरा 2F1 पर, चौथा 2F1 से दूर। इसमें 2F1 आएगा। अभी कंडीशन लिखवाई थी हमने, तीसरी कंडीशन यही थी कि यदि वस्तु 2F1 पर है तो प्रतिबिंब 2F2 पर ही बनता है और समान आकार का बनता है। तो समान आकार का बनना है, वास्तविक बनना है, तो वस्तु की स्थिति क्या होगी? 2F1 पर। तो ये कंडीशन आपको याद होंगी। तो
कई क्वेश्चन भी डायरेक्ट हो जाते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि केवल उन थ्योरी पर ही बेस होंगे। तो थ्योरी तो याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे देखते हैं अब। जैसे दर्पण का सूत्र आपने पढ़ा है 1/v + 1/u बराबर 1/f। बिल्कुल इसी प्रकार लेंस का सूत्र सही है 1/v - 1/u बराबर 1/f। सही है, जो भी मान रखेंगे हम वो चिन्ह के साथ रखेंगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद रेखीय आवर्धन। ठीक है, रेखीय आवर्धन क्या होता है? जैसे हमने दर्पण में बताया था कि रेखीय आवर्धन से यह ज्ञात होता है कि प्रतिबिंब वस्तु से कितने गुना बड़ा है। बिल्कुल इसी प्रकार लेंस का भी रेखीय आवर्धन यही होता है कि लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई और बटे वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई बटे, तो रेखीय आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई को हम I से और वस्तु की लंबाई को O से, m बराबर I बटे O बराबर v बटे u। आपको दर्पण में याद होगा, दर्पण में हम लिखते हैं -v/u, लेकिन लेंस लाएंगे हम प्लस का v/u बराबर f/f + u और बराबर f - v बट्टे f। सही है, तो रेखीय आवर्धन का ये फॉर्मूले हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है लेंस की क्षमता। देखिए क्षमता का अर्थ क्या है? क्षमता का अर्थ है प्रकाश किरणों को सिकोड़ने या फैलाने की क्षमता। फैलाना, जो लेंस किरणों को जितना ज्यादा सिकोड़ेगा या फैलाएगा उसकी क्षमता उतनी ही अधिक होगी। सही है, यदि कम सिकोड़ रहा है तो ये क्षमता कम है, ज्यादा सिकोड़ रहा है तो क्षमता अधिक है। तो क्षमता का अर्थ क्या है? प्रकाश किरणों को विचलित करने की, सही है, विचलित करना उसकी क्षमता कहलाता है। और यदि हम इसकी बात करें, सही है, ये पतला लेंस है, ये मोटा लेंस है। पतले लेंस की फोकस दूरी ज्यादा होती है, मोटे लेंस की फोकस दूरी कम होती है। लेंस जितना मोटा होगा, सही है, उसकी फोकस दूरी उतनी ही कम होगी। अब यदि बताइए यहां पर समांतर किरण आ रही है, यहां भी समांतर किरण आ रही है, ये समांतर किरण कहां से जाएगी? फोकस से, यहां से, और ये किरण ये भी फोकस से। बताइए किस लेंस ने ज्यादा सिकोड़ा है? दूसरे वाले ने, इससे ज्यादा सिकोड़ा, तो हम कहेंगे इसकी क्षमता अधिक है, इसकी क्षमता कम है। सही है। अब यदि लेंस और मोटा होता तो फोकस दूरी और पास होती, और ज्यादा सिकुड़ता, हमारी क्षमता और अधिक होती। यानी फोकस दूरी जितनी कम होगी क्षमता उतनी ही अधिक होगी।
फोकस दूरी जितनी अधिक होगी क्षमता उतनी ही कम होगी, अर्थात क्षमता फोकस दूरी का उल्टा होता है। तो हम कहते हैं लेंस की फोकस दूरी के उल्टे को क्षमता कहते हैं। उल्टा का मतलब व्युत्क्रम को। तो लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, जबकि फोकस दूरी किस में मापी गई हो? मीटर में। तो P बराबर 1/f, जबकि फोकस दूरी मीटर में मापी गई हो। फोकस दूरी कम है तो क्षमता अधिक होगी, फोकस दूरी अधिक है तो क्षमता कम होगी। तो P बराबर 1/f। और क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, इसे हम D से प्रदर्शित करते हैं। यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में मापी गई हो तो लेंस की क्षमता P बराबर 100/f सेंटीमीटर, मात्रक डायोप्टर। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं है। पतले लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा और मोटे लेंस की फोकस दूरी कम होती है। और क्या ये तो होती है? आप कहोगे क्यों? आप ये बताइएगा, आपने पूछा ऐसा क्यों होगा? पतला लेंस है, जितना ज्यादा पतला होगा उतना ही इसकी ये जो वक्रता है ये कम होगी। वक्रता कम होगी नहीं होगी? और ये मैं कह दूं इस तरह का ये है, ये बहुत घुमावदार है, इस तरह का लेंस हो यदि, भले ही साइज से मतलब नहीं कि बड़ा है या छोटा है, इस तरह का हो, मान लो आपने बढ़ाई है, अब इसकी ये दोनों बस जितनी इसकी वक्रता है उतनी वक्रता इसकी है, मान लिया हमने, बस साइज छोटा बड़ा ही तो है बस। और आपने कहा इसकी फोकस दूरी कम क्यों होगी? आप ये पूछना चाह रहे हो कि पतला होगा तो फोकस दूरी ज्यादा क्यों होगी? तो देखिए मैं आपको इसका रीजन बताता हूं, आप इसका रीजन देखिएगा। यहां तक तो क्लियर है? मैं आपको करके दिखा सकता हूं। तो मैं ये आपको करके दिखा रहा हूं कि पतले लेंस की फोकस दूरी ज्यादा होगी। अच्छा जी, यदि मान लीजिए ये है लेंस, ठीक है, इसका एक यह है, इसको इस गोले को पूरा करो, ठीक है। अब इधर लेंस का एंड हुआ है, ठीक है। यहाँ पर चिन्ह लेने का तरीका ये हो गया सबका, ये उत्तल लेंस में हम कैसे चिन्ह लेंगे और अवतल लेंस में किस प्रकार से चिन्ह लिए जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद वो बोल दूं आपका आंसर जो सही है तो लिखिए, चलिए मैं आंसर लिख दे रहा हूं, मैं लिख दे रहा हूं, नहीं तो आप पूछेंगे पहले का बा, दूसरे का आ, तीसरे का सा, तीसरे का क्या, हाँ लाइट का, देखिए द्रव्य, द्रव्य, फोकस, लेंस व्यवस्था, सही है। चौथा बा, पांचवा आ, देखिए उत्तल लेंस में वस्तु किस स्थिति में वास्तविक उल्टा एवं समान आकार का पद बनता है? कब बनता है समान आकार का? कब बनता है समान आकार का उत्तल लेंस में? अभी तो कह रहा था जब वस्तु लेंस 2f1 पर हो, यानी लेंस फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर 2f1 पर। तो आंसर है इसका बा, आ नहीं बा।
उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। छठे का बा, उत्तल दर्पण में वस्तु सी पर हो, उत्तल दर्पण में वस्तु सी पर स्थित है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? आप बताइए, उत्तल दर्पण है ये, पता कहां पर बनेगा? ये मत कह देना सी पर, वो तो अवतल में बनता है। जल्दबाजी में ये गलती होगी क्या वस्तु सी पर है तो प्रतिबिंब सी पर बनता है। यहां है वस्तु सी पर और उत्तल दर्पण है। आप सोचिए, उत्तल दर्पण सही है, वस्तु सी पर है। यहां पर गौर गौर में बताता हूं आपको, वस्तु सी पर है, पी एफ सी, गलती हो गई, पी एफ और सी, सही है। तो यहां पर एक मिस्टेक है, क्योंकि दर्पण में वस्तु हमेशा दर्पण के आगे रखी जाती है, दर्पण के पीछे तो कभी नहीं रखी जाती। यहां उत्तल दर्पण में मैं वस्तु को सी पर कैसे रख लूंगा? यदि आपको अपना चेहरा देखना हुआ तो वस्तु दर्पण के सामने तो अपना चेहरा रखते हो कि दर्पण के पीछे आगे रखते हो? तो सिंपल सी बात है, इसमें उत्तल की जगह आप क्वेश्चन में लिख लो अवतल, सही है। तो अवतल दर्पण में वस्तु सी पर स्थित है तो प्रतिबिंब बनेगा कहां पर? सी पर, सही है। V का मान सदैव धनात्मक होता है, तो V यानी प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव कब आती है? तो V का मान सदैव धनात्मक कब होता है? यानी प्रतिबिंब की दूरी हमेशा पॉजिटिव कब होगी? कौन से दर्पण में? नहीं, हमेशा कह रहे सदैव, तो V का मान सदैव धनात्मक होगा उत्तल दर्पण में, क्योंकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे बनेगा तो हमेशा पॉजिटिव आएगी। अवतल में तो इधर भी बन सकता है ना। अभी मैं ऊपर के 4 बातें बताऊंगा, मैंने पढ़े नहीं थे वो, सही है। तो मैं नीचे कर लो फिर बात बताता हूँ 4 अभी, या पढ़ ही देता हूं। लो, निम्नलिखित में से किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी? देखिए, नहीं मैं बताता हूं आपको, तरंग दैर्घ्य वेवग्योर ये होता है। यहां पर बैगनी की तरंग दैर्घ्य होती है 3800 एंगस्ट्रॉम और लाल की होती है 7800 एंगस्ट्रॉम। बैगनी से लाल की ओर जाते हैं तो तरंग दैर्घ्य बढ़ती जाती है, सही है। तो इसमें आंसर बैगनी है आंसर, तो आंसर होगा बैगनी। मैंने कही ना, गलत, मैंने पढ़ाई नहीं। एक बच्चा, ये ऊपर के 4 गलत लगी गई हैं, हटा रहा यहां से। एक बच्चा समतल दर्पण के सामने 3 मीटर दूर खड़ा है, तो बच्चे एवं प्रतिबिंब के बीच की दूरी ये बताइएगा। ये समतल दर्पण है। समतल दर्पण में बच्चा दर्पण से 3 मीटर दूर है। बच्चा दर्पण से कितनी दूर है? 3 मीटर दूर है। तो बच्चे एवं प्रतिबिंब के बीच की दूरी, जब बच्चा 3 मीटर दूर है तो प्रतिबिंब भी कितनी दूर बनेगा? 3 मीटर। तो बच्चे और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी? 6 मीटर। आंसर लिख दीजिए सर, 6 मीटर, 6 मीटर, सही है। और चौथा, कथन आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है, ये तो बात सही है। दूसरा, जब अपारदर्शक सतह समतल व चमकीला होता है, सही बात है, समतल हो और चमकीला हो, सही है। तो कथन व कारण दोनों सही हैं, तो इसका आंसर होगा हाँ। 5 से मैंने पढ़ ही दिया था। 9वां, यदि वस्तु अवतल दर्पण में सी पर है तो प्रतिबिंब होगा क्या? कैसा होगा?
वस्तु के समान, सही बात है। चिकित्सक द्वारा टॉर्च में प्रयुक्त परावर्तक होते हैं अवतल दर्पण। दंत चिकित्सक या कान के चिकित्सक द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यदि 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूर वस्तु स्थित है तो प्रतिबिंब बनेगा। देखिए उत्तल दर्पण है, बस 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस बनी जाती है। फोकस दूरी है 8 सेंटीमीटर, सामने 10 सेंटीमीटर दूर वस्तु स्थित है, वस्तु की दूरी 10 है, तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी? u बराबर -10, और चूंकि ये दर्पण है, दर्पण में 1/v 1/f 1/v, u का मान -10, f का मान है 8, 1/v -1/10 है, इसको उधर ले जाएंगे, प्लस का 1/10, एलसीएम 40, 8 पंजे 40, 10 चौक 40, 9/40, और v बराबर 40/9, और 9 चौक 36, 9 चौक 36, 4.4 सेंटीमीटर। सही है, आंसर है 4.4। दर्पण की आवर्धन क्षमता होती है -v/u, तो 12 का है 30। वाहनों में प्रयुक्त पार्श्व दर्पण होते हैं उत्तल दर्पण, बिल्कुल सही बात है, उत्तल दर्पण। लेंस की फोकस दूरी बढ़ाने पर इसकी क्षमता घटती है, सही है। नेक्स्ट, यदि वस्तु उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र यानी कि सेंटर प्रकाश लेंस और फोकस के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब होगा आभासी व सीधा। वस्तु की ओर आभासी सीधा बड़ा बनता है। नेक्स्ट, 4 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु, तो ये कौन सा क्वेश्चन है? 16। 4 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु, तो वस्तु की ऊंचाई को O प्लस के 4, ऊंची वस्तु -10 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस के सामने 10 डायोप्टर क्षमता होगी 10 डायोप्टर, और माइनस के 10 है, 15 सेंटीमीटर दूर स्थित है, u बराबर 15, तो u बराबर -15, u तो हमेशा माइनस के लिए जाएगा। तो प्रतिबिंब का आकार पूछ रहे हो आप, आई कैसे निकालें? आई ये बताओ, क्षमता जब 10 डायोप्टर है तो फोकस दूरी कितनी होगी? 100/p। तो यहां से जब फोकस दूरी आएगी वो सेंटीमीटर में आएगी, सही है। तो 100/-10, 100/-10 कितना आ गया? -10 सेंटीमीटर फोकस दूरी आ गई। इसके बाद हमें u मालूम है, f मालूम है, तो हम v निकाल सकते हैं। जब v निकाल लेंगे तो 1/v, ये दर्पण लेंस है, तो 1/v -1/u बराबर 1/f, 1/v, u का मान f -10, -1/10, देखिए माइनस प्लस, इधर यह माइनस, एलसीएम 30, 10 × 30 और 15 दूनी 30, माइनस के 5/30, माइनस का 1/6, और v बराबर माइनस के 6 सेंटीमीटर v आ गया। और आपको मालूम है I/O बराबर v/u, I/O कितना है? 4, v -6, u -15, सही है। माइनस से माइनस कट गया, I बराबर 6 चौक 24/15, 3 8 24, 3 पंजे 15, तो 5 से 5 एकम 5, 5 6 30, 1.6 सेंटीमीटर है कोई आंसर? 1.6 सेंटीमीटर, सही है।
अवतल लेंस में बनने वाले सभी प्रतिबिंब होते हैं आभासी व सीधे। ठीक है, नेक्स्ट, लेंस की क्षमता 1/फोकस दूरी। लेंस की क्षमता 1/फोकस दूरी किस में होनी चाहिए? मीटर में। सही है। 2 सेंटीमीटर एक वस्तु, उसका नंबर है 19। 2 सेंटीमीटर O बराबर 2 एक वस्तु अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर यानी मुख्य अक्ष पर स्थित है। यदि दर्पण से वस्तु की दूरी दर्पण की वक्रता त्रिज्या के बराबर हो। आप सोचिए, यह दर्पण है, वस्तु की दूरी किसके बराबर हो? वक्रता त्रिज्या के बराबर हो, यानी कि सेंटर पर हो। वस्तु यदि केंद्र पर है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? यदि वस्तु सी पर है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? सी पर ही बनेगा। तो प्रतिबिंब का आकार कितना होगा? और यदि आपको मालूम है, यदि वस्तु सी पर हो तो प्रतिबिंब सी पर ही बनता है, समान आकार का बनता है। सही है। ये कह रहे हैं वस्तु 2 सेंटीमीटर पर है तो प्रतिबिंब की लंबाई भी कितनी होगी? 2 ही होगी। तो कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, बस डायरेक्ट लगाओ आंसर 2 सेंटीमीटर। सही है नहीं सही? ओके, तो ये कंडीशन याद रखने की। देखिए पूरी सीट जो आपने पढ़ी, इस फॉर्मूले और चित्र जो आपको है, जो कंडीशन हमने लिखवाई हैं, उन्हीं पर आधारित है पूरा सारे क्वेश्चन। देखिए, यदि हरे रंग पर हरे प्रकाश पर लाल प्रकाश पड़े तो उत्पन्न रंग क्या हुआ? हरे और लाल, यानी कि हरा और लाल मिलता है, लाल और हरा मिलकर पीला बनाता है, तो आंसर होगा पीला। सही है। 21, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब होगा। यदि वक्रता केंद्र पर स्थित है वस्तु तो वास्तविक होगा, उल्टा होगा, बराबर होगा। तो वास्तविक उल्टा और वक्रता केंद्र पर, तो आंसर होगा सी। अच्छा, एक वस्तु उत्तल लेंस से सीधी देखी जाती है तो वस्तु की दूरी क्या होगी? यहां पर क्वेश्चन मिस्टेक है, अधूरा क्वेश्चन है ये, क्योंकि यदि ऐसा होता, एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से सीधी देखी जाती है। यदि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और उत्तल लेंस से वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनना है, सीधा मतलब आभासी, और उत्तल लेंस से आभासी प्रतिबिंब कब बनता है? जब वस्तु लेंस और फोकस के, तो इसका मतलब क्या? वस्तु की दूरी 20 सेंटीमीटर से कम होगी। समझ आ रही नहीं आ रही? जब तक आपको जो मैंने दर्पण और लेंस में जो थ्योरी लिखवाई है, सही है, केवल जितनी मैंने लिखवाई है ना शॉर्ट में, उतनी ही यदि पूरी याद है, पूरे फॉर्मूले, पूरे चिन्ह सब कुछ बताए मैंने। सही है। और जो चित्र मैंने आपको बनाए हैं दर्पण, लेंस के आवर्धन वगैरह, बस इतना याद हो, गारंटी बात है, लाइट का कोई भी क्वेश्चन, चाहे दर्पण और लेंस का, कोई भी नहीं छूट सकता, चाहे थ्योरेटिकल हो चाहे न्यूमेरिकल हो।